हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप लोग भी कैसे हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अब सेशन की शुरुआत करते हैं। अपने सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के इनिशिएटिव में जुड़े हैं। ठीक, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक को कवर करवाया जाता है। यूपीएससी को थीम वाइज डिकोड करके उसके इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट, ओनली इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट थीम्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद आप लोगों को पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है, जो इस टाइम मैं करवा भी रही हूँ। ठीक, और पीवाईक्यू प्रैक्टिस के तरीके ऐसे होते हैं जिससे आप लोगों के दिमाग की सारी घंटियाँ खुल सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करो कि मेरे साथ मेरा सपोर्ट करो, और मैं भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की हर एक डाउट, ठीक है, कि पीवाईक्यू सॉल्व करने में कितनी कितनी परेशानियाँ आती, उन सब को रिजॉल्व करते हुए आप लोगों को कुछ ना कुछ बेटर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इतनी ही बातों के साथ अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो चलिए, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन का पहले पैटर्न देखो। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पैटर्न यूपीएससी का यही है। अगर यूपीएससी को इस टॉपिक से रिलेट करना होगा या फिर इस टॉपिक को दोहराना होगा तो क्वेश्चन किस तरह आएगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस टाइम इतना समझना जरूरी है कि जो 7th शेड्यूल है, ठीक है, तो वो शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, और वो यूपीएससी हर एक 2-3 साल में क्वेश्चन घुमा फिरा के उससे पूछ ही लेता है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं उसका पैटर्न समझने की कोशिश करिएगा, फिर उस टॉपिक को कवर करवाते हुए मैं आप लोगों को एक एमसीक्यू में प्रैक्टिस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी कि फेडरेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन ये है पूरा। क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम के बारे में विचार करना है। स्टेटमेंट उसमें क्या बोल रहा है कि इसमें भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी कि फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन 2 बोल रहा है कि रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघ, ठीक है, और स्टेटमेंट दूसरा क्या है, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो आंसर तो आप लोगों को साफ साफ दिख ही रहा है। ठीक है, लेकिन अब वाई का क्वेश्चन उठता है, तो उस वाई को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस टॉपिक की जड़ तक जाएंगे। ठीक, और उसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो पहले स्टेटमेंट दूसरा क्यों गलत था ये पहले देखा जाए। देखो, इसमें रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। नहीं भाई, आज भी हम लोगों को पता है कि रक्षा और विदेश संबंधी मामले विधानमंडल नहीं, यानी कि केंद्र सरकार यानी कि संसद के अंदर में है। ठीक है, गृह मंत्रालय इन सब पर क्या करता है, डिसीजन लेता है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो जाना था। कॉमन सेंस का भी यूज़ इसको इस स्टेटमेंट में होकर आंसर सही हो सकता था। ठीक, तो ये तो रही इसके आंसर की बात, क्योंकि संघ सूची के विषय हैं। ठीक, रक्षा और विदेश संबंधी मामले। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखो, हम लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्विंग के तरीके में 3 सेगमेंट जोड़े हैं। पहला, हम लोगों ने पीवाईक्यू पढ़ लिया। दूसरा, उसके गलत और सही सारे ऑप्शंस की एनालिसिस कर ली। ठीक है, अब इसमें एक गलत ही ऑप्शन एक ही था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब टॉपिक रिलेटेड चीज़ें पढ़ के एक नया एमसीक्यू सॉल्व करके देखेंगे कि हम लोगों को टॉपिक दिमाग में बैठा है या नहीं बैठा है। ठीक है, तो अब आप लोगों को कुछ 2-3 पॉइंट है, पहले उसको पढ़िए। अब देखो, जो 1935 का एक्ट है, ठीक है, उससे आप लोगों को पता ही होगा कि भारत ने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। ठीक है, तो 1935 के एक्ट के तहत क्या हुआ था कि संविधान को जो 1935 का एक्ट है उसको संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था इसके तहत की गई थी। ये आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, तो ये उसमें लिखा है। ठीक है, तो कौन कौन से वो प्रांत थे, अब ये प्रांत की लिस्ट आप लोगों को एज इट इज़ याद करना जरूरी है, क्योंकि हम भले इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हम लोग पढ़ते सब कुछ हैं। ठीक है, क्योंकि एक योद्धा क्या होता है कि हर टाइम वो तैयार रहता है कि किस टाइम उसके ऊपर आक्रमण होने वाला है। यही हाल एग्जाम हॉल में हम लोगों का होता है। ठीक है, तो हम लोगों को हर एक तरफ से तैयार रहना चाहिए। तो मेरी मान लेना
तो ये 11 प्रांतों में से जो 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था थी, बहुत ज़्यादा कठिन, इनको याद करना नहीं है। आप लोग 1 या 2 बार पढ़ोगे, आराम से इजीली दिमाग में बैठ जाएगा। वो कौन कौन से? बम्बई, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, ठीक, संयुक्त प्रांत ये क्या है? आज का यूपी है, ठीक, फिर मद्रास और बिहार, ठीक है। तो एक बार फिर से अपने दिमाग में बैठाओ, बम्बई, बंगाल, असम, ठीक, BBA, ठीक, और SMB, ठीक। तो ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो रिमेंबर आप लोगों को करना है, उसमें क्या है कि प्रांतों में द्वैत शासन इसके तहत लाया गया था, जो कि स्टेटमेंट 1 में दे भी रखा था, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इसीलिए करेक्ट हो जाता था, ठीक है, क्योंकि प्रांतों में द्वैत शासन 1935 के एक्ट के तहत लाया गया था, ठीक है। उसके बाद प्रांतों की स्वायत्ता भी, यानी कि प्रांतों को अपनी स्वतंत्रता भी बख्शी गई थी इसके तहत। और उसके बाद आप सभी लोगों को पता होगा कि RBI अधिनियम बना था, ठीक है। RBI की स्थापना हुई थी। संघीय न्यायालय 1937 भी बना था। UPSC और स्टेट PCS की भी स्थापना इसी एक्ट के तहत कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद संघीय विषय, अब देखिए जो स्टेटमेंट 2 में संघीय विषय की बात कही गई थी, तो संघीय विषय हम लोग देख लेते हैं। संघीय विषयों के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले 7वें शेड्यूल में संघीय विषयों के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। उसमें जितने जितने विषय हैं वो आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी बोल रही हूँ कि लगभग मतलब पिछले 3-4 सालों में संघीय विषय और राज्य विषय इन सब में कंफ्यूज करके 1 या 2 क्वेश्चन UPSC जरूर रख देता है, ठीक है। कभी कुछ एरिया मिला के राज्य की संघ वाली सूची में रख देगा और पूछेगा कि इसमें से संघ सूची को डिवाइड करो, मतलब इसमें से कौन से विषय जो हैं वो संघ सूची के हैं। इसी तरह राज्य में भी कर सकता है। मैंने 2-3 PYQ खुद सॉल्व किए हैं और देखे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं सजेशन सिर्फ दे सकती हूँ कि आप लोग इसको भूलना मत, जितने भी विषय दे रखे हैं उसमें इंपॉर्टेंट विषय, ठीक है, आप लोग खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? रक्षा, पुलिस, डाक सेवा, ठीक है, अधिकरण सेवा, अधिकारी सेवा, ठीक है। उसके बाद जल, बिजली, ठीक, उसके बाद बैंकिंग, ये सारे इतने जो विषय हैं ये आप लोग स्पेशली प्लीज़ याद करके रख लेना, ठीक है। तो हम लोग टोटल विषयों की संख्या देखें तो संघ विषय में 59 उस टाइम पर, ठीक, 1935 के टाइम पर। कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि प्रेजेंट टाइम पर कितने विषय हैं, ठीक। तो मुझे एग्जैक्टली अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि प्रेजेंट टाइम में संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और संवत्ती सूची में। ये प्रेजेंट टाइम के नहीं हैं, ये उस टाइम का हैं जब आर्टिकल 1935 के तहत संघ सूची में 59 विषय जोड़े गए थे, राज्य सूची में 54, संवत्ती सूची में 38 और अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। ये भी क्वेश्चन UPSC का PYQ है और पूछा जा चुका है, ठीक है। अब चलिए आर्टिकल 30 भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, ठीक। MCQ के लिए अभी 2 मिनट में रेडी रहना, ठीक। टॉपिक आने वाला है, गौर से सुनोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या बोलता है, इसके तहत क्या क्या विशेष बातें की गई थी। तो देखिए, अखिल भारतीय संघ, ठीक, इसने ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, जो कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया, पर प्रस्ताव रखा था, इतना बात याद रखना, ठीक है। तो स्टेटमेंट यहीं पर घुमा सकता है, ठीक। अब प्रस्ताव रखा था, ये UPSC ना रखे, UPSC लिख दे कि इसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छे से नहीं याद होगा तो कंफ्यूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी, मैंने ऊपर भी पढ़ाया। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्ता पूरी तरह से लागू कर दी गई थी। केंद्र में द्वैत शासन यानी कि प्रांतीय स्टेट से हटाकर द्वैत शासन केंद्र में लागू कर दिया गया था। शक्तियों का विभाजन किया गया था, जिसमें 3 सूचियां हैं, संघीय, प्रांतीय और संवर्ती। संस्थानों की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसके तहत RBI, संघीय न्यायालय आदि की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये वही बिंदु हैं जो मैंने आप लोगों को ऊपर खुद के नोट्स से डिस्कस करवा दिया है। सिर्फ इसके लिए मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करने के लिए यही लेके आई हूँ, ठीक है। अब MCQ आप लोग रेडी रहो MCQ पढ़ने के लिए। ये रहा आर्टिकल 1935 को लेकर आप लोगों के सामने MCQ, ठीक है। MCQ का आंसर मैंने हाइड कर दिया है इस वजह से कि आप लोग आंसर ना देख पाओ और मुझे खुद ही अपने नॉलेज के बेसिस पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। जितना जो ज़्यादा एक्टिव रहेगा उसका रिजल्ट उतना ही ज़्यादा एक्टिव और पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक मैसेज था मेरा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी थी, ठीक है। पहला, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत। दूसरा, केंद्र में द्वैत शासन का प्रवर्तन।
तीसरा, एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरेशन कोर्ट की स्थापना की गई थी। नीचे दिए गए कोर्ट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए बोल रहा है 1 and 2, ऑप्शन बी बोल रहा है 2 and 3, ऑप्शन सी बोल रहा है 1 and 3 एंड ऑप्शन डी इज ऑल्सो बोल रहा है 1 2 and 3। अब आप लोग बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करना। अब आप लोगों को इस PYQ के माध्यम से, ठीक है, 3 चीज़ें कवर हो गई। पहला, PYQ को पढ़ना किस तरह होता है। दूसरा, PYQ को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक, और तीसरा, उससे रिलेटेड आप लोगों का एक टॉपिक भी मैंने कवर करवा दिया और गलत ऑप्शन को भी पढ़वा दिया है, जिससे आप लोगों को भविष्य में उस गलत ऑप्शन को अगर सही करके रखा जाए तो एटलीस्ट वो स्टेटमेंट आप लोगों से गलत ना हो। ठीक है, तो यही एनालिसिस होती है PYQ की। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, और मैं आप लोगों को इतनी गारंटी देती हूँ कि जिस तरह मैं PYQ सॉल्व करवाती हूँ, आप लोगों को पूरे YouTube पर ढूंढ के देख लेना, कोई इस तरह सॉल्व करवाता नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अपने नॉलेज में अच्छा लगा हो, अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट महसूस हुई हो, या वीडियो को PYQ को सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को जितने भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम लोग सुबह जुड़ते हैं एक साथ। ठीक है, और उसके बाद क्या, लाइक एंड शेयर वीडियो को करना मत भूलना, क्योंकि ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मेरा प्रथम प्रयास है। ठीक है, इस तरह मेहनत करने का। चलिए, अभी सेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी PYQ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो धन विधेयक के लिए स्टेटमेंट 1 क्या है कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी, मतलब स्टेटमेंट दूसरा बोल रहा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब राज्यसभा जो है वो राज्यसभा में धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट 2 यही बोल रहा है। ठीक, और तीसरा बोल रहा है कि राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन कर सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसको अस्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक, और स्टेटमेंट 4 बोल रहा है कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग अब विचार कीजिए। आप लोगों के सामने ये आंसर तो आप लोगों को दिख ही गया है और कोट आप लोगों के सामने उपस्थित है। ठीक है, तो इसको पढ़ के आप लोगों को एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि मैम क्या भाई सब तो पढ़ लिया, लेकिन स्टेटमेंट 4 इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो आप लोगों को पता भी होगा मनी बिल के बारे में। ठीक है, कि हाँ भाई, अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक की परिभाषा 109 में दी गई है। ठीक, उसके बाद धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को सिर्फ सीमित अधिकार दिए गए हैं, सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद स्टेटमेंट तीसरा क्या बोल रहा है कि राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन में दे सकती है या फिर परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन इसको अस्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि हाँ भाई, यही अधिकार तो है राज्यसभा को 14 दिन के लिए धन विधेयक को ठीक अपने पास या फिर अनुमोदित करके रख ले या फिर उसको सुझाव देख ले, लेकिन उसको रोकने का अधिकार, ठीक, और या फिर उसका जो भी उसने परामर्श दिया वो बाध्यकारी नहीं है। और 14 दिन में अगर उसने अनुमोदन नहीं दिया राज्यसभा ने, तब भी वो धन विधेयक 14 दिन के बाद लोकसभा से पारित मान ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसको लोकसभा के विशेष अधिकार हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू धन विधेयक। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। लेकिन 4th नंबर इज रॉन्ग, क्योंकि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। ठीक, तो नहीं भाई, ये बाध्यकारी नहीं है, ये सिर्फ सलाहकारी हैं, वो अपना सुझाव दे सकते हैं, लेकिन मानना या ना मानना उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे ना भी माने तो हाँ, ना माने भी वो लोग धन विधेयक पर उनका पूरा हक होता है। ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग थोड़ा धन विधेयक के बारे में देख लेते हैं। देखो, धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110, विशेष उपबंध धन विधेयक के लिए आर्टिकल 109। ठीक, तो विशेष उपबंध आप लोग याद रखोगे। फिर उसके बाद अब क्या है, अध्यक्ष जो है वो अंतिम फैसला धन विधेयक पर देते हैं, यानी कि धन विधेयक को लाना है या नहीं लाना है, ये अध्यक्ष का अंतिम फैसला होता है। ठीक है, तो उनका अंतिम फैसला धन विधेयक के लिए होता है, ये आप लोग याद रखोगे। ठीक, उसके बाद धन विधेयक को हमेशा 3-4 पॉइंट है, सिर्फ मैं छोटे से 3-4 पॉइंट लाई हूँ, प्लीज़ इसको याद रखना। ठीक है,
आर्टिकल 110 उसकी परिभाषा धन विधेयक की, 109 उसके विशेष उपबंध, ठीक। उसके बाद अध्यक्ष के बारे में बोला गया है कि अध्यक्ष ही तय करते हैं कि धन विधेयक लाया जाए या नहीं लाया जाए, ठीक है। उसके बाद धन विधेयक को कभी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर स्टेटमेंट में देकर रखा हो कि इसको कोर्ट में चुनौतियां दी जा सकती है तो नहीं भाई, नहीं दी जा सकती है, तो याद रखना, ठीक। उसके बाद धन विधेयक पर चर्चा, न्यायिक समीक्षा, लेकिन इस पर धन विधेयक पर जो चर्चा है यानी कि न्यायिक समीक्षा है वो चल सकती है, ठीक है। उसके बाद पेश करने से पहले, धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य नहीं है, ठीक है, मतलब अनिवार्य है, सॉरी, धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है, लेकिन इसको याद रखो, पुनर्विचार, उसको धन विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ये 5 पॉइंट याद रखो, धन विधेयक आप लोगों से नहीं गलत होने वाले, ठीक है। अब मैं आप लोगों को धन विधेयक के बारे में कुछ पढ़ा भी देती हूँ, देख लीजिए एक बार धन विधेयक। देखो अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। फिर अनुच्छेद 109 जो है उसमें धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, इसलिए कथन 1 सही है, ठीक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये भी याद रखना। इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, इसलिए कथन 2 सही है, ठीक है। उसके बाद इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ राष्ट्रपति, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट, ठीक। फिर राज्यसभा की शक्तियाँ, अब राज्यसभा की शक्तियाँ देखो धन विधेयक के बारे में क्या क्या है। लोकसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है, ठीक है भाई, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन राज्यसभा के बाद बहुत सीमित ही शक्तियां हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था। क्या है सीमित शक्तियां? पहला पॉइंट, वह इसे केवल 14 दिन तक रोक सकता है, ठीक है, और उसे अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए स्टेटमेंट तीसरा भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, क्या शक्तियां उनकी, वह केवल संशोधन के सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें मानना लोकसभा के लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। लोकसभा के वर्चस्व क्या है धन विधेयक को लेकर, ठीक, यानी कि डोमिनेंट है इसमें, इस मामले में लोकसभा क्या कैसे डोमिनेंट है। यदि राज्यसभा कोई संशोधन सुझाती है तो लोकसभा उन्हें स्वीकार कर सकती है और पूरी तरह से खारिज कर सकती है, ठीक, ये उनके पास खुद का अधिकार है। लोकसभा पर इसे स्वीकार करने की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो धन विधेयक के मामले में दोनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक। राष्ट्रपति की स्वीकृति, जब धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो या तो वे इसे सहमति दे सकते हैं या तो इसे रोक सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना रहा धन विधेयक के बारे में, और ये आप लोगों के सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर जल्दी से सोचो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय होता है। स्टेटमेंट 2 इस धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही पेश किया जा सकता है। स्टेटमेंट तीसरा क्या है, इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। और अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 एंड 1, मतलब 1 और 3, और 1, 2 या 3, ठीक, 1, 2 और 3 सारे सही हैं। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन 1 का भी और क्वेश्चन 2 का भी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखोगे। मुझे पर्सनली मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए PYQ के माध्यम से नए टॉपिक को हम लोग इसी तरह कवर करेंगे। हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखना, ठीक है। और UPSC प्रीलिम्स 2026 की जी जान लगा के मेहनत करना, अभी भी 29 दिन है, ठीक है, क्योंकि हार मान के बैठने से कुछ नहीं होगा, अपना बेस्ट देना, बाकी जो होगा वो होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।